नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सितंबर 2023 सीपीसीटी के लिए जो हमारी कक्षाएं हैं नियमित तौर पर संचालित हैं और आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की भाषा के बारे में। जी हाँ, कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं, तमाम तरह की जो लैंग्वेजेस होती है उनके ऊपर आज हम लोग क्या करेंगे, अपनी चर्चा यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भाषा होती है, कंप्यूटर की भाषा क्यों होती है, यानी कि कंप्यूटर की भाषा कौन कौन सी होती हैं और कंप्यूटर को भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या बिना लैंग्वेज के वो मशीन काम नहीं कर सकती थी, जैसा कि दूसरी जो मशीनें होती हैं वो बिना लैंग्वेज के ही चलती हैं, पर कंप्यूटर को इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको भाषा हमें देनी पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो विशेषकर कुछ भी नहीं होता है, एक मशीन का डिब्बा होता है ना, जिसमें कि तमाम सारे पुर्जे अपना अपना काम करते हैं। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के नाम से उनको जानते हैं। तो मशीन जो होती है कंप्यूटर की, जो लैंग्वेज हमारी होती है, इसको कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी कभी रख देते हैं नाम, कभी उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कह देते हैं, कभी उसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कह देते हैं। तो ये अलग अलग लैंग्वेज होती ज़रूर हैं, पर कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज को समझता है, उस लैंग्वेज का नाम है मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज का नाम क्या है, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर को मशीन के अलावा कोई सी भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो देखिए क्या होता है कि कंप्यूटर को जब आप ऑन या ऑफ करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, आप उसको कुछ ना कुछ काम करने के लिए चीज़ें देंगे, पर उसको वो चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए कंपनियों द्वारा क्या किया गया, प्रोसेसर के माध्यम से उसमें एक उस तरह के कोड डाले गए कि हम जो कार्य उसको बता रहे हैं वास्तविकता में वैसा ही कार्य वो करे। जैसा कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मशीनी भाषा की। तो मशीनी भाषा क्या होता है कि मशीनी भाषा में जैसे कि हमें उसको देना है कि भाई साहब आप किसी चीज़ को इमेज बना के दो हमें, तो हम उसको इमेज नहीं बोलेंगे, उसकी एक अपनी कोडिंग होती है, उस कोडिंग को हम उसे समझा देंगे और वो उस कोडिंग के हिसाब से हमें अपना काम करके दे देगा। उसको कोई मतलब नहीं कि इमेज क्या होता है, फोटो क्या होता है, वीडियो क्या होता है, ग्राफिक्स क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं। उसकी पर्टिकुलर एक क्या है कोडिंग डिसाइड है, वो उस कोडिंग के हिसाब से अपना काम करता है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें काम करती हैं। एक का नाम क्या होता है ऑन, एक का नाम क्या होता है ऑफ। ये जो ऑन ऑफ होता है ना, यही मशीनी लैंग्वेज का अपना पूरा काम करता है। ऑन का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 1, ऑफ का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 0। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की जितनी भी सारी जो कोडिंग वगैरह होती हैं या जो ये मशीनी लैंग्वेज होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, हमारे 0 और 1 पे। इसके अलावा कुछ भी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में नहीं आती। तो मशीनी लैंग्वेज क्या होता है कि कंप्यूटर की प्रारंभिक लैंग्वेज होती है, ठीक है। आप भले लो लेवल लैंग्वेज में कोई सा प्रोग्राम लिखो, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई सा प्रोग्राम लिखो, अंततः उसको ट्रांसलेट किस में किया जाएगा, मशीनी लैंग्वेज में ही किया जाएगा, क्योंकि उसको इन लैंग्वेजेस से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ सीखने का एक जरिया हो सकती हैं, आसान तरीके से अपना काम उसको बताने का तरीका हो सकती है, लेकिन उसको जो समझ में आएगा वो काम किस में आएगा, मशीनी लैंग्वेज में ही आएगा। और मशीनी लैंग्वेज क्या होती है, ऑन या ऑफ के सिद्धांत पे कार्य करती है, 0 या 1 पे डिपेंड करती है। इसके अलावा जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये जो 0 और जो 1 होते हैं ना, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बाइनरी नंबर। इनको क्या कहा जाता है, बाइनरी अंक या फिर नंबर। क्या कहा जाता है, इनको बाइनरी अंक कहा जाता है। इसीलिए हमारी जो मशीनी जो लैंग्वेज होती है इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो मशीनी लैंग्वेज होती है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, या फिर ये जो 0 और जो 1 होते हैं ये किस लैंग्वेज के पार्ट होते हैं, क्या ये बाइनरी अंक होते हैं। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 0 और 1 क्या हो जाएंगे, हमारे बाइनरी नंबर हो जाएंगे, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारी मशीनी लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो मशीनी भाषा होती है इसके 2 भाग होते हैं। जो मशीनी भाषा होती है इसके 2 भाग होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो पहला भाग होता है, इसका जो पहला भाग जो होता है, मशीनी भाषा का जो पहला भाग होता है और जो इसका दूसरा भाग होता है, पहला जो भाग होता है वो हमारा क्या करता है, ऑपरेशन को कोड करता है। क्या करता है, ऑपरेशन को कोड करता है, ऑपरेशन को क्या करता है, कोड करता है। दूसरा जो भाग होता है ये ऑपरेट करता है। ये क्या करता है, ऑपरेट करता है ना। ऑपरेट का मतलब यानी कि उसको क्या काम करना है ये कौन बताता है, ये हमारा दूसरा भाग उसको बताता है, ठीक है। जो कंप्यूटर मेमोरी से प्रोसेस किए जाने वाले डाटा की स्थिति बदलता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 2 पार्टों में डिवाइड तो होती है हमारी मशीनी भाषा। पहला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा ऑपरेशन का कोड होता है। दूसरी जो चीज़ हमारी होती है वो हमारी क्या होती है,
ऑपरेट होता है ना। पहला वाक्य क्या होता है, ऑपरेशन कोड होता है, दूसरी जो चीज़ होती है वो हमारी ऑपरेशन का कोड होता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको बताना मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मेन जो चीज़ होता है मशीन लैंग्वेज का वो क्या होता है कि मशीनी लैंग्वेज होती क्या है। तो आपको सिंपल सी डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि जो मशीनी लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें 2 ही शब्द होते हैं, एक जीरो होता है और एक क्या होता है हमारा 1 होता है। 0 का मतलब क्या होता है हमारा ऑफ होता है, 1 का मतलब हमारा क्या होता है ऑन होता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो ऑन ऑफ के सिद्धांत पे कार्य करता है। इससे ज़्यादा मशीन लैंग्वेज में कुछ भी नहीं आना है। एक इसकी जो खासियत होती है, इसकी खासियत लिख लो। मशीनी लैंग्वेज की एक खासियत पता क्या होती है, इसको किसकी आवश्यकता नहीं होती है, इसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। मशीनी लैंग्वेज जो होती है इसकी खासियत में आप लोग लिख देना लाभ करके। इसकी जो खासियत होती है वो ये होती है कि इसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। मसलन मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका जो प्रोग्राम है किसमें लिखा हुआ है, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, या आपका जो प्रोग्राम है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इनको कंप्यूटर को समझने के लिए ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं असेंबलर, असेंबलर जो होता है, ये जो हमारी जो लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज जो होती है, इसको असेंबली लैंग्वेज भी बोलते हैं ना। तो जो असेंबलर जो होता है वो इस असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं। तो वो क्या करता है इंटरप्रेटर, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो अभी जब हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलती जाएंगी तो हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ेंगे। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर से क्वेश्चन आपके आते हैं। 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं हमारे, कौन कौन से, एक मैंने आपको बता दिया असेंबलर, दूसरा मैंने आपको बता दिया क्या बता दिया इंटरप्रेटर, तीसरा आपको बताना कि तीसरा कौन सा था हमारा। ठीक, तो इनका काम क्या होता है कि जो हाई लेवल या लो लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम होते हैं उनको मशीनी भाषा में बदलना। पर जो भाषा पहले से ही जो प्रोग्राम पहले से ही मशीनी भाषा में लिखा हुआ है, क्या उसको ट्रांसलेटर करने की आवश्यकता होगी, नहीं, उसको हमारा कंप्यूटर बिना ट्रांसलेट के ही समझ सकता है। तो मशीनी भाषा की एक खासियत ये होती है कि इसमें लिखा हुआ जो प्रोग्राम होता है उसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा जो कंप्यूटर है वो सीधे ही उसको पढ़ लेता है। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, लो लेवल लैंग्वेज की। अब लो लेवल लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें स्पेशल हैं उन सब पे हम लोग क्या कर लेते हैं, चर्चा अपनी कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में, निम्न स्तरीय भाषा के बारे में। तो इसके 3 पॉइंट आप लोग बना लीजिए। पहला जो पॉइंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको किस और नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है असेंबली भाषा के नाम से भी। किस नाम से भी जाना जाता है इसको, असेंबली भाषा के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि हमारी ये जो निम्न स्तरीय भाषा होती है इसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है हमारी असेंबली भाषा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात इसमें हम लोग कहेंगे, दूसरी बात जो इसमें होती है कि ये क्या होती है, न्यूमेरिक कोड पर आधारित भाषा होती है। किस पर आधारित होती है ये, न्यूमेरिक। अभी बताता हूँ न्यूमेरिक कोड हमारे क्या होते हैं। न्यूमेरिक कोड पर आधारित भाषा हमारी होती है। कौन सी भाषा होती है, निम्न स्तरीय भाषा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लें कि ये जो न्यूमेरिक कोड होते हैं ये होते क्या है। जैसे कि मान के चलिए मुझे क्या करना है, अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई साहब क्या बता दो, मुझे जोड़ के बता दो। तो मैं उसको पता है क्या लिखूंगा, सीधा सा इतना इंस्ट्रक्शन दे दूंगा ADD। इस तरीके से मैं उसको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे अपना दे दूंगा। ठीक, तो ये इसका मतलब वो जो हमारा कंप्यूटर वो समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि मुझे जोड़ना है। तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे न्यूमेरिक कोड हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज इसमें आपको लिखनी है, तीसरी चीज लिखनी है कि असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखा होता है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसलेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए आवश्यकता किसकी होती है, असेंबलर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, असेंबलर की आवश्यकता होती है। यानी कि असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको यदि आपको कंप्यूटर को पढ़ाना है तो कंप्यूटर के पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लायक बनाने के लिए उसको पहले मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसको हम लोग किसकी सहायता से कन्वर्ट करते हैं, तो असेंबलर की सहायता से हम लोग उसको कन्वर्ट अपना करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लोग एक और चीज़ लिखिए, कंप्यूटर भाषा में जो लिखा प्रोग्राम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सोर्स कोड कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है, सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। ये लाइन में रिपीट कर देता हूं, फिर से आप लोग लिख लो। असेंबली भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम क्या कहलाता है, हमारा सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। तो असेंबली भाषा में आपको 4 खास बातें आपको याद रखनी है।
लिख लीजिए पहला कि जो असेंबली भाषा होती है उसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, या फिर जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको असेंबली लैंग्वेज भी कहा जाता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, तो ये न्यूमेरिक कोड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, न्यूमेरिक कोड पे डिपेंड हमारी करती है। जैसा कि जोड़ना अगर हम उसे बताना तो हम क्या लिख देंगे, ADD लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद असेंबलर क्या होता है, तो असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके मशीनी भाषा में जो बदलता है वो डिवाइस हमारा क्या कहलाता है, असेंबलर कहलाता है। यानी कि असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट जो करता है वो क्या कहलाता है, हमारा असेंबलर कहलाता है। दूसरी बात है कि असेंबली भाषा में जो प्रोग्राम लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं। चलिए इसमें एक और चीज़ आप लोग जोड़ लीजिए, क्योंकि देखो ये जो है ना हमारी इंग्लिश से मिलता जुलता शब्द है, तो इस भाषा में लिखे हुए जो प्रोग्राम होते हैं उनको पढ़ना आसान होता है, उनको सीखना भी आसान होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लाभ हो जाएंगे। इसमें यदि हम लोग इसके खामी की बात करें तो क्या होता है कि हर हार्डवेयर के लिए असेंबली भाषा के जो कोड होते हैं वो अलग तरीके से बने हुए होते हैं, हमें उनको फिर से नए तरीके से सीखना होता है। और काफ़ी हद तक ये जो भाषा होती है हमारी किस पे डिपेंड करती है, कंप्यूटर के प्रोसेसर पे भी डिपेंड करती है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी लो लेवल लैंग्वेज हो जाएगी, जिसको कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, असेंबली भाषा के नाम से भी जानते हैं। किस पे डिपेंड करती है, तो न्यूमेरिक कोड पे डिपेंड करती है। ठीक है, ट्रांसलेटर क्या कहलाता है, इसका असेंबलर कहलाता है। और इसमें लिखे हुए जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहलाते हैं। न्यूमेरिक कोड की बात आए तो क्या होते हैं, न्यूमेरिक कोड इस तरीके से होते हैं, यानी कि पूरी बात ना कहते हुए शॉर्ट में उसको कन्वर्ट कर देना। जैसे कि हम लोग बात करें कि हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है भोपाल। कहाँ जाना है हमें, भोपाल। ये मैंने भोपाल लिखा, पूरा भोपाल लिखा। अब ये क्या करेगा, इस तरीके से लिख देगा BPL, तो वो समझ जाएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, भोपाल की बात हमारा कर रहा है। जैसे हमने क्या लिखा यहाँ पे, इंडिया लिखा, इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना इंडिया लिख दिया। तो पूरा इंडिया ना लिखते हुए क्या लिख देंगे, IND, इस तरीके से, तो वो समझ जाएगा किसकी बात हमें यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है। तो ये हमारी क्या हो गई, मशीनी भाषा हो गई। उसके बाद हमने क्या पढ़ ली, अपनी असेंबली यानी कि लो लेवल लैंग्वेज जो हमने यहाँ पे अपनी पढ़ ली। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये संख्या में बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके लिए आपको ये जो पूरा मुझे बोर्ड है इसको पहले पूरा साफ करना पड़ेगा, फिर जाके हम लोग यहाँ पे असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी क्या होती है, बेसिक होती है, प्रोलॉग होती है, जावा होती है, सी होती है, C++ होती है। काफ़ी सारी ये लैंग्वेज हमारी होती हैं, लोगो होती है, पास्कल होती है, काफ़ी सारी होती हैं। सब पे हम लोग अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे। और हाई लेवल लैंग्वेज से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, विमर्श बैच के बारे में। विमर्श बैच जो कि सितंबर 2023 CPCT के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली बैच बन चुकी है। काफ़ी सारे बच्चे जिन्होंने इस बैच को क्या है, परचेस कर लिया है। परचेस करने के लिए सिंपल सी प्रोसेस है, ये नंबर मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, 8461843534। इन नंबर पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, पेमेंट कर देना है। कितना पेमेंट करना है सर, तो आपको करना है 499 ओनली। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, इस तमाम सारी जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं ये तो आपको मिलेंगी। साथ में आपको बता दूं कि 80+ आपको यहाँ पे क्लासेस मिलेंगी। जो क्लास अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसी तरह की आपको क्लास यहाँ पे मिलेगी। लेकिन जैसा ही मैंने यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ा दिया, इस लैंग्वेज का आपको PDF में नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं इसका PDF प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो हमारे MCQ के होते हैं वो भी आपको PDF यहाँ पे मिलेंगे, मॉक टेस्ट जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैथ और रीजनिंग हम लोग यहाँ पे टारगेट करके चल रहे हैं। जो 12 नंबर आपके हर बार कटते हैं मैथ और रीजनिंग के, वो हम लोग यहाँ पे टारगेट करके चल रहे हैं। तो 12 नंबर आप पका लेंगे। उसके बाद पैसेज भी किस तरीके से सोल्व करना है, हिंदी का पैसेज, उसकी भी पूरी चर्चा इस बैच में यहाँ पे हम लोग करेंगे। 5 क्लास पैसेज की लगेंगे स्पेशल, कि पैसेज को कैसे पढ़ना है, कैसे सोल्व करना है, कैसे आंसर लगाना है। क्योंकि बच्चों के 5 में से 0 नंबर आ रहे हैं, पैसेज में ही नंबर नहीं आ पा रहे हैं उन लोगों के। तो उस पर भी हम लोग अब यहाँ पे क्या अपनी चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि जितनी देर आप करेंगे कोर्स उतना ही आपका पीछे होता जाएगा। अगर जैसे 1 अगस्त से बैच चल रही है, अगर आज आप इस बैच को परचेस करते हैं तो मैं 1 अगस्त से लेके आज तक की जितनी क्लासेस है वो सारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन वो बैच कवर तो आप ही को करनी है ना, चीज़ें देखनी तो आप ही को है। अब आप सोचोगे कि यार फॉर्म भराएंगे तभी बैच परचेज करूंगा, तब तक इतना सारा आपके ऊपर बोझा आ जाएगा, फिर आप कैसे कवर करोगे। क्योंकि क्लास इसमें पता कब तक चलेंगी, जिस दिन आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक इसमें क्लासेस चलेंगी। भले ही कोर्स खत्म हो जाएगा, हम लोग MCQ सोल्व करेंगे, MCQ कंप्यूटर के सोल्व हो जाएंगे, हम लोग मैथ और रीजनिंग के MCQ सोल्व करेंगे। 60+ नंबर का टारगेट लेके बच्चे यहाँ पे चल रहे हैं। आप भी शामिल हो जाइए, बहुत अच्छा मजा आएगा इस जर्नी में। आपको CPCT पास करने में बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, हेल्प। तो मशीनी लैंग्वेज हमने पढ़ ली, लो लेवल लैंग्वेज हमने पढ़ ली। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, अपने यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ लेते हैं। चलिए
अब हम लोग पढ़ लेते हैं इनके बारे में, हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। तो 3 हाई लेवल लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिखी, तीनों क्या है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग जावा, C++, काफ़ी सारी लैंग्वेज है अभी हमारी बाकी हैं, लोगो हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो 3 है इनके बारे में अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो है हमारी क्या, बेसिक। बेसिक किसी भी कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर की जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसको सीखने से पहले सीखना जरूरी है। इसीलिए इस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, नींव का पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, नींव का पत्थर भी कहा जाता है, क्योंकि ये भाषा क्या होती है, बहुत ज़्यादा सरल होती है, सीखने में क्या होती है, बहुत ज़्यादा सरल होती है। ठीक है, इसका जो विकास हुआ था वो कब हुआ था, हमारा 1964 में हुआ था। किन किन लोगों ने किया था, तो एक व्यक्ति था, इसका नाम क्या था, जॉन कैमेनी, और दूसरा जो व्यक्ति था, जॉन कैमेनी के बाद दूसरा जो व्यक्ति था इसमें वो हमारा क्या था, थॉमस था। दूसरा जो व्यक्ति था वो कौन था, हमारा थॉमस। तो जॉन कैमेनी और थॉमस नाम के 2 व्यक्ति थे, उन लोगों ने इस भाषा का क्या किया था, विकास किया था। बेसिक आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा, बेसिक आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है। सबसे ज़्यादा उपयोग में, सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है। कौन सी भाषा है, बेसिक भाषा है। कौन सी भाषा है, बेसिक। देखियो नाम से स्पष्ट है, बेसिक। बेसिक हम लोग कब पढ़ते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ को सीखते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ को सीखने की प्रोसेस में होते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेसिक पढ़ते हैं। तो इसके नाम से स्पष्ट है, इसका नाम ही क्या है, बेसिक है। तो किसी भी अन्य हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने से पहले आपको बेसिक सीखना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या होती है, एकदम सरल है। और दूसरी बात इसके बारे में एक और लिखिए आप लोग कि पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाई जाने वाली यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज है ना। एक और लिख लो इसके बाद, इसमें एक और बात, पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग में लाई जाने वाली पहली भाषा है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। उपयोग में या फिर में उपयोग की जाने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, की जाने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है, पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए इतनी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ, अगर ये चीज़ आप नोट नहीं कर रहे हैं तो इसमें घाटा आपका है, मेरा घाटा नहीं है। जो चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ एग्जाम में आई हुई चीज़ें हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित हाई लेवल लैंग्वेज में से वह कौन सी भाषा है जिसको नींव का पत्थर कहा जाता है। अब जिस बंदे ने पढ़ा हुआ होता है उसको वो चीज़ पता होती है, लेकिन जिसने पढ़ा हुआ नहीं है उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, उसको तो सारी हाई लेवल लैंग्वेज नींव का पत्थर दिखेंगी। सिंपल सा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो बेसिक लैंग्वेज है उसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। आविष्कारकर्ताओं के नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब लाइट ले रहा हूँ उस चीज़ को, कम से कम मैं जितनी चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ उतनी चीज़ आपको लिखनी चाहिए। वैसे ही मैं बहुत कम लिखता हूँ, सारी चीज़ें मैं बता के ही बोलता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ अपनी किताब में पढ़ लो, जो मैंने बोला वो पढ़ लो। लिखने वाली चीज़ें बहुत कम मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग में लाई जाने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। पहली हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रॉन है ना, फोर्ट्रॉन को मिला है वो तब का, ठीक है। पर मैं कह रहा हूँ पर्सनल कंप्यूटर में जो हाई लेवल लैंग्वेज सबसे पहले उपयोग में ली गई थी वो बेसिक है ना। पहली हाई लेवल लैंग्वेज तो हमारी क्या है, फोर्ट्रॉन ही है। तो ये कौन सी थी, हमारी बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज थी। इसके बारे में हमने कहा इसको किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को सीखने से पहले सीखना चाहिए, बेसिक चाहिए, क्योंकि ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नींव का पत्थर भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा ये क्या होती है, सरल होती है। 1964 में इसका विकास किसने किया था, जॉन कैमिनी ने किया था, और थॉमस कॉर्टेज करके कॉर्टेन या फिर ऐसा कुछ है, थॉमस, जॉन कैमिनी और थॉमस 2 व्यक्ति थे, इन्होंने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। विश्व में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली हाई लेवल लैंग्वेज है। उसके बाद हमने भाषा, उसके बाद हमने लाइन यहाँ पे लिखी, पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली पहली हाई लेवल लैंग्वेज है कौन सी, हमारी बेसिक हाई लेवल लैंग्वेज। तो आशा करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई थी वो सारी आपको यहाँ पे पता चल गई होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, कोबोल की बात कर लेते हैं। तो कोबोल का भी फुल फॉर्म अपने आप में होता है। ये चीज़ अगर आपने नोट कर ली है तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हल्का से यहाँ से मिटा देता हूँ। अब हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, अपने यहाँ पे कोबोल के बारे में लिखेंगे। तो कोबोल का मतलब क्या होता है, कोबोल का फुल फॉर्म हमारा क्या बनता है, कॉमन बिजनेस
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक। फुल फॉर्म इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, आपको पता होना चाहिए। CO क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है, बिजनेस अगर यहाँ पे आ गया तो यह क्या है, एक तरह की व्यापारिक भाषा है। क्या है, यह एक तरह की व्यापारिक भाषा है हमारी, है ना। तो ये जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसी का एक जो वर्जन है उसको कहते हैं हम लोग विजुअल कोबल। क्या कहते हैं उसको हम लोग, विजुअल कोबल। इसी का एक वर्जन है जिसका नाम क्या है, विजुअल कोबल है, जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है, OOPL का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसका वर्जन है, ये हमारी जो कोबल भाषा है उसी का ये वर्जन है, विजुअल कोबल उसका नाम है। क्या है, ये एक तरह का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोबल जो है, कोबल का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कोबल का फुल फॉर्म क्या है, क्या आपको पता है? कोबल का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यहाँ एक तरह की क्या है, व्यापारिक लैंग्वेज है। व्यापार में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, कोबल का उपयोग किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है, तो व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग इसका किया जाता है, ठीक है। कोबल की बात यदि हम लोग करें तो देखिए क्या करता है कि ये अंग्रेजी जो होती है ना, अंग्रेजी भाषा जो होती है उसी की तरह ये भाषा होती है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं हमारी। एक जो चीज़ इसमें पहले बनती है वो हमारी क्या बनती है, पैराग्राफ बनती है। क्या बनती है हमारी, पैराग्राफ बनती है। पैराग्राफ के बाद इसमें जो होता है वो हमारा क्या बनता है, पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ के बाद लास्ट में इसमें क्या बनता है हमारा, सेंटेंस बनता है ना। पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ के बाद इसमें सेंटेंस बनता है, और उससे पहले इसमें क्या बनता है, तो डिवीजन बनता है। क्या बनता है, D4 डिवीजन बनता है। क्या बनता है, डिवीजन बनता है। तो 3 पार्टों में डिवाइड होती है, पैराग्राफ, डिवीजन, और उसके बाद क्या बनता है हमारा, सेंटेंस बनता है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो, बात एक ही है, पता होना ज़्यादा जरूरी है, किसी भी लैंग्वेज में आपको पता हो, ठीक है। तो पैराग्राफ, डिवीजन और सेंटेंस, 3 चीज़ इसकी यहाँ पे हमारी हो जाएंगी। मेनली आपको ये पता होना चाहिए कोबल किस क्षेत्र की भाषा है, तो ये एक व्यावसायिक क्षेत्र की भाषा है, क्योंकि बिजनेस से ही हमारे यहाँ पे शब्द स्पष्ट है कि ये व्यावसायिक यानी कि वाणिज्यिक भाषा हमारी है। इसी का एक वर्जन, इसका नाम क्या है, विजुअल कोबल है, जो क्या है, एक तरह की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो लोकप्रिय है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में जैसे बढ़ता है ना, पैराग्राफ बढ़ता है, फिर डिवीजन बढ़ता है, फिर उसका सेंटेंस आता है, वैसे ही वैसे ये भाषा भी हमारी बढ़ती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पास्कल की। पास्कल बहुत ज़्यादा क्या है, IMP, इसके ऊपर आप IMP लगा ही लीजिए। पास्कल कई बार क्वेश्चन आ चुका है पास्कल लैंग्वेज के ऊपर, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। आप लोग, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं, पास्कल के बारे में पढ़ते हैं। तो पास्कल जो लैंग्वेज है, पास्कल का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था हमारा, 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। इसका जो विकास हुआ वो कब हुआ, 1971 में। अब बहुत सारे लोग क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जो नाम है पास्कल है, तो हो सकता है कि इसका आविष्कार किसने किया हो, ब्लेज पास्कल ने ही किया हो। तो ऐसा नहीं है, ब्लेज पास्कल ने इसका आविष्कार नहीं किया। इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, निकोलस विर्थ ने किया था। किसने किया था, निकोलस विर्थ ने। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आया हुआ है, आशा करता हूं आप इस चीज को नोट करेंगे। पास्कल का जो विकास है वो किसने किया था, निकोलस विर्थ ने किया था। कब किया था, 1971 में। लेकिन उन्होंने विकास करने के बाद एज अ रिस्पेक्ट इस भाषा का जो नाम है वो किसके नाम पे रख दिया, ब्लेज पास्कल के नाम पे रख दिया। किसके नाम पे रख दिया, ब्लेज पास्कल के नाम पे इस लैंग्वेज का नाम उन्होंने रख दिया। किसने, निकोलस विर्थ ने, ठीक है। तो निकोलस विर्थ ने पास्कल का आविष्कार किया, ना कि ब्लेज पास्कल ने पास्कल का आविष्कार हमारा यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह की एजुकेशनल भाषा है ना, एजुकेशनल भाषा है। जो प्रशिक्षक जो होते हैं ना, जो सीखते हैं बच्चे, उनको ट्रेन करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो ये एजुकेशनल भाषा है ना। कौन सी भाषा हमारी, पास्कल। तो ये 3 IMP भाषा थी। इसके बाद भी अभी कई सारी IMP लैंग्वेज हमारी आएंगी, सब पे हम लोग चर्चा करते हैं एक एक करके। चलिए, कुछ नई हाई लेवल लैंग्वेज अब मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी है, फोर्ट्रॉन, जावा, C और C++। उसके साथ एक नई हाई लेवल लैंग्वेज भी हमने लिखी है, उसका नाम क्या है, लोगो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, फोर्ट्रॉन की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, एक सेकेंड, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, फोर्ट्रॉन की, है ना। तो फोर्ट्रॉन होता क्या है, फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म हमारा बनता है वो हमारा क्या बनता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या बनता है हमारा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन बनता है ना।
फॉर्मूला ट्रांसलेशन हमारा बनता है। तो जो फोर्ट्रान भाषा है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो इसके फुल फॉर्म से स्पष्ट है। फॉर्मूला नॉर्मली हमें किन चीज़ों में चाहिए होता है, तो हमें गणितीय कार्यों में चाहिए होता है, या फिर जो इंजीनियरिंग के जो वर्क होते हैं उनमें हमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है। इसकी बात हम लोग करते हैं तो इसका जो विकास हुआ था 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। किसने किया था? तो आंसी नामक एक संस्था थी, उस संस्था ने इसका क्या किया था? विकास किया था। फोर्ट्रान की यदि हम लोग बात करें तो ये जो भाषा होती है, फोर्ट्रान नामक जो भाषा हमारी होती है, गणितीय क्रियाओं में तो इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही जो इंजीनियरिंग के जो कार्य होते हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका? फोर्ट्रान का। यहीं पे हम लोग एक आईएमपी टॉपिक की बात, एक आईएमपी बिंदु लिख लेते हैं। यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज कही जाती है। क्या कही जाती है? फोर्ट्रान फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, पहली उच्च स्तरीय भाषा कही जाती है। जो फोर्ट्रान है हमारी पहली उच्च स्तरीय कही जाती है, भाषा कही जाती है। तो जो हमारी क्या बोलते हैं, फोर्ट्रान जो है फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी, फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो होती है बीजगणित पे आधारित हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्या होती है? अलजेब्रा पे आधारित हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लिखिए इसके बारे में भी, बीजगणित पर आधारित होती है। किस पर होती है? बीजगणित पे आधारित हाई लेवल लैंग्वेज हमारी होती है। तो ये कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज थी? हमारी फोर्ट्रान थी। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लिखा। कब विकास हुआ? तो 1966 में इसका विकास हुआ। किसने इसका विकास किया? तो आंसी नामक एक संस्था थी, फुल फॉर्म भी होता है आंसी का, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने इसका विकास किया। यह पहली हाई लेवल लैंग्वेज कही जाती है। क्या कही जाती है? फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कही जाती है। क्वेश्चन आया हुआ है आपको, इसलिए इसको नोट भी करना है। किस पे आधारित होती है? तो बीजगणित पे आधारित हमारी होती है। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है? ये फोर्ट्रान हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? जावा की। तो जावा का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है? तो जावा का जो विकास है वो किया गया है सन माइक्रो द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? सन माइक्रो द्वारा किया गया है इसका विकास। किसका विकास? जावा जो हाई लेवल लैंग्वेज है हमारी, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा किया गया है। सन माइक्रो सिस्टम में एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति का नाम आपको पता होना चाहिए। उन व्यक्ति का जो नाम था वो क्या था? उनका नाम जो था वो था जेम्स गोसलिंग। सन माइक्रो सिस्टम में एक व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? जेम्स गोसलिंग। जेम्स गोसलिंग। जावा के बारे में एक आईएमपी चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना। क्या है ये? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? जावा हमारी क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो टीवी हुई या फिर हमारे कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस वगैरह जो होते हैं वो इसी लैंग्वेज में हमारे लिखे होते हैं। चाहे वो आपकी क्या होती है? टीवी हो सकती है, ठीक है, या फिर एनिमेशन हो सकते हैं, वेब पेज हो सकते हैं आपके, या फिर एजुकेशन से संबंधित जितनी सारी जो चीज़ें हो सकती हैं वो इसी में, मतलब कोडिंग उनकी इसी में की हुई होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? सी और C++ लैंग्वेज की। लेकिन उससे पहले मुझे साफ करना होगा, तो यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। उसके बाद हम लोग C++ और लोगो, तो 3 लैंग्वेज हो रहे हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं किसकी? हम लोग C और C++ लैंग्वेज की। तो देखिए C और C++ लैंग्वेज की यदि हम लोग बात करें तो 1972 था। 1970 ईयर की बात करें तो क्या था? 1972 था। एक लेबोरेटरीज का नाम क्या है हमारी? बेल लेबोरेटरीज। बेल लेबोरेटरीज है, ठीक है। उसके 2 साइंटिस्ट थे। पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था हमारा? डेनिस रिची। क्या नाम था? डेनिस रिची। दूसरे का नाम हमारा क्या था? ब्रायन कर्निंघम। क्या था? ब्रायन कर्निंघम, है ना। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 1972 की बात है। बेल लेबोरेटरीज के 2 साइंटिस्ट थे। पहले साइंटिस्ट का नाम क्या था? डेनिस रिची। दूसरे का नाम क्या था हमारा? ब्रायन कर्निंघम था। उन लोगों ने किस लैंग्वेज का विकास किया? तो C और C++ लैंग्वेज का यहाँ पे विकास किया। जावा की ही तरह ये क्या होती है? हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी होती है। किसकी तरह? ये जावा की ही तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। देखिए कोई खास प्रोग्राम इनमें लिखे हुए नहीं होते हैं जावा में और C++ में। C लैंग्वेज में लिखा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम सिर्फ यही है कि उसका नाम क्या है? यूनिक्स। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है?
सी भाषा में लिखा गया है। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया था? प्रोग्राम सी भाषा में हमारा लिखा गया था। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी आईएमपी नहीं है। सी प्लस प्लस जो भाषा होती है बहुत ज़्यादा क्या होती है? कठिन होती है ना। सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होती है काफ़ी क्या होती है? कठिन होती है। ये भी आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? लोगों की। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं किसकी? लोगों की। देखिए हर लैंग्वेज के बारे में कम से कम 2 से 3 लाइन में आपको यहाँ पे बता के चल रहा हूँ, और वो 2 से 3 लाइन ही उस लैंग्वेज की क्या है? आईएमपी टॉपिक है, लाइन है, उससे ज़्यादा बाहर आपको नहीं जाना है। तो लोगों की यदि हम लोग बात करें तो लोगों में एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? हमारा सीमोर पेपर्ट। क्या नाम है उनका? लिख लीजिए, सीमोर पेपर्ट। ठीक है, सीमोर पेपर्ट। ठीक है, तो ये जो लोगो है ना, लोगों को आप लोगो ना मान के क्या मान लो? पोगो। लोगों को लोगो ना मान के क्या मान लो? पोगो। पोगो एक चैनल भी है या फिर शायद कार्टून था, कुछ भी था बचपन में। मैंने सुना है कि पोगो नाम का कार्टून बचपन में बच्चे आजकल देखते हैं, पहले तो नहीं था, या हो सकता पहले भी था, हमारे घर में टीवी ना हो, है ना। तो ऐसे करके कि पोगो नाम का कोई कार्टून था जो कि कौन देखते थे? बच्चे देखते थे। वहाँ से आप लोग एक ट्रिक बना सकते हैं कि जो लोगो लैंग्वेज है नॉर्मली किसके लिए होती है? बच्चों के सीखने के लिए होती है। इसमें या तो ग्राफिक्स के माध्यम से चीज़ें सिखाई जाती हैं या फिर डिज़ाइन के माध्यम से आपको यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती है। किसमें? लोगो में, है ना। या तो ग्राफिक्स से या फिर जो रेखा चित्र होते हैं उनके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। तो ये लोगो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। किन के लिए होती है? छोटे छोटे बच्चों के लिए लैंग्वेज हमारी होती है। अभी भी कुछ हाई लेवल लैंग्वेज हमारे यहाँ पे बच गई हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे अपनी चर्चा करते हैं। देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो असेंबली लैंग्वेज थी वो हमारी सबसे पहले जो मशीनी लैंग्वेज हमने यहाँ पे पढ़ी थी वो हमारी प्रथम पीढ़ी की यानी कि फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज थी। उसके बाद हमने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी जो कि लो लेवल लैंग्वेज भी थी, वो सेकंड जनरेशन की भाषा थी। तमाम सारी ये जो हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है। फोर्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज होती है वो डोमेन पर आधारित होती है। फिफ्थ जनरेशन की जो लैंग्वेज होती है वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा हवा में है, एआई वाला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, और उसके बाद तार्किक क्षमता यानी कि लॉजिक पे वो डिपेंड होती है फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन अगर बने तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बना के आना है। अब देख लेते हैं कुछ अन्य आईएमपी हाई लेवल लैंग्वेजेस। चलिए कुछ और हाई लेवल लैंग्वेज हमारे सामने लिखी, 3 हाई लेवल लैंग्वेज और हैं। तो आज ही हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तमाम सारी जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो हमने यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली। पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारी क्या हो जाएगी? 8 नंबर पे प्रोलॉग हो जाएगी। प्रोलॉग का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक होता है। क्या होता है? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है प्रोलॉग जो होती है, प्रोलॉग हाई लेवल लैंग्वेज की क्या खासियत होती है कि जो प्रोलॉग जो हाई लेवल लैंग्वेज इसका विकास 1972 में किया गया था। प्रोलॉग हाई लेवल जो लैंग्वेज इसका विकास कब किया गया था? 1972 में किया गया था। इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ये जो लैंग्वेज है ना एआई से संबंधित और लॉजिक से संबंधित है ना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और जो तार्किक गणना है उन पे ये भाषा हमारी काम करती है। कौन सी? प्रोलॉग भाषा, है ना। तो प्रोलॉग से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जो एआई है वो हमारा अभी क्या है? ट्रेंड में है। ये प्रोलॉग जो हाई लेवल लैंग्वेज है एआई से और लॉजिक से हमारी संबंधित है। तो लॉजिक से आपको समझ में आ जाएगा कि तार्किक यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तार्किक हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित ही हमारी भाषा यहाँ पे है। उसके बाद हमारे क्या जाएगा? एल्गोल। इसको क्या बोलेंगे? एल्गोल। फुल फॉर्म इसका क्या बनेगा? हमारा एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज ये जो लैंग्वेज होती है किस पे डिपेंड होती है? ये बीजगणित पे डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है? ये बीजगणित पे हमारी डिपेंड होती है। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज? एल्गोल। एल्गोल के बाद जो हाई लेवल लैंग्वेज हमारी यहाँ पे लिखी हुई है वो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे सी शार्प। तो सी शार्प का जो विकास है वो किसके द्वारा किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? सी शार्प का जो विकास है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। सी शार्प का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया था सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए। किसके लिए? इंटरनेट चलाने के लिए। किसके लिए किया था? इंटरनेट के लिए किया था। तो सी शार्प जो हाई लेवल लैंग्वेज इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका विकास किया गया है। और क्यों किया था, है ना? तो इसका जो विकास किया था वो किया गया था इंटरनेट में प्रयोग के लिए। इसका विकास जो है वो किया गया था। इंटरनेट के अंदर इसका प्रयोग करने के लिए विकास किया गया था। किस तरह की भाषा है? तो ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हमारी है। ठीक है, तो लगभग हमने 10 अपनी हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पे कंप्लीट की। उसके पहले हमने असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा? मशीनी भाषा के बारे में पढ़ा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी हम लोग इसके MCQ सोल्व करेंगे, लेकिन एंड में हमारी पूरा कोर्स अपना खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग दबा के अपने MCQ यहाँ पे सोल्व अपने करेंगे। ठीक, तो आपका जो क्वेश्चन है बाहर लैंग्वेज से बाहर तो जाने वाला नहीं है।
और आखिरी में आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि विमर्श जो बेचे आप लोग ले परचेस करें, क्योंकि आखिरी में समय नहीं बचेगा आपके पास। आप कंप्यूटर कवर करेंगे या मैं तो रीजनिंग कवर करेंगे, है ना। तो बात को आप ध्यान से समझें, विमर्श बेच लें, ज़्यादा पैसा नहीं है, 500 रुपये 2 महीने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती। पास हो जाओगे तो काफ़ी सारी चीज़ें खुल जाएंगी आपके लिए ना। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।